हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद है क्या? जनरली यदि हम देखें, राष्ट्रवाद एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो जनरली बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया, ठीक है ना, या फिर किसी भी राजनेता के द्वारा, ठीक है ना, अपने स्पीच या कोई और अदर कुछ भी माध्यम, तो उसमें हम देखते हैं राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा यूज किया जाने वाला शब्द है। आइए समझते हैं इसको विस्तार से, आखिर है क्या। जनरली जब भी राष्ट्रवाद की बात की जाती है, राष्ट्रवाद पर जब बात होती है तो जनरली बात की जाती है कि राष्ट्र के प्रति लगाव या राष्ट्र के प्रति प्रेम। जनरली बोल दिया जाता है कि राष्ट्र के प्रति लगाव होना ही राष्ट्रवाद है। लेकिन क्या एक शब्द या एक लाइन में डिफाइन कर देना या एक लाइन में इसको कंप्लीट कर देना राष्ट्रवाद को एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जनरली हम इसको कहें, राष्ट्रवाद एक सामूहिक भावना, कलेक्टिव फीलिंग, एक सामूहिक भावना भी है, ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं एक भावनात्मक राजनीतिक अवधारणा भी है, इमोशनल पॉलिटिकल कंसेप्ट भी है। और राष्ट्रवाद को एक विचारधारा के रूप में भी हम देखते हैं। राष्ट्रवाद को एक आधुनिक संकल्पना, एक मॉडर्न कंसेप्ट के रूप में भी हम देखते हैं। तो इसी के साथ में इसमें होता क्या है, इसमें राष्ट्रवाद में अपने राष्ट्र को प्रायोरिटी दी जाती है, राष्ट्र को प्राथमिकता दी जाती है और अपने राष्ट्र को बहुत ज़्यादा सुपीरियर हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। और हम देखते हैं जब इसकी डेफिनेशन पर हम बात करते हैं, लेकिन डिफ़ाइन करना एक कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर हम कहें कि एक डेफिनेशन ही बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ में ये इसकी डेफिनेशन होगी, इसके अलावा और कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती, तो देखा जाए बहुत सारे ऐसे थिंकर हैं, ऐसे बहुत सारे विचारक हैं जो राष्ट्रवाद को डिफ़ाइन करने का एफर्ट्स किया है। लेकिन अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में इसको डिफ़ाइन करते हैं तो अलग डेफिनेशन फिट बैठती है। अगर हम कहें जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, यूरोपीय महाद्वीप के जो देश हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो डेफिनेशन अलग हो जाती है। अगर हम इंडिया, भारत यानी कि और यूरोपीय देश, उन दोनों में देखें तो भारत का जो हम कह सकते हैं राष्ट्रवाद, वो कैसा रहा है। भारत का राष्ट्रवाद ओनली फ्रीडम पर्पज वाला, आज़ादी के लिए ही हमने राष्ट्रवाद के कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जो अदर कंट्री की हम बात करें, उनका राष्ट्रवाद अलग तरीके का है। लेकिन आइए हम सबसे पहले देखिए जो राष्ट्रवाद को डिफ़ाइन करने का जो एफर्ट्स किया गया है। राष्ट्रवाद को ये बोला गया है कि भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, इकोनॉमिक एंड आर्थिक और राजनीतिक एकता, यानी कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनिटी। तो जनरली हम ये भी कह सकते हैं कि नेशनलिज्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, कल्चर एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनिटी, ठीक है ना। तो इन सभी का एक कॉम्बिनेशन है ये। लेकिन इसी के साथ में एक डेफिनेशन और है कि जब कोई समूह की हम बात करें, यानी कि कोई भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप, हम कहें अपने को एक राजनीतिक इकाई के रूप में रखकर एक राष्ट्र की मांग करता है, ठीक है ना, या बहुत सारे इस तरह का स्ट्रगल उसके द्वारा किया जाता है, एक ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा ये सब? एक ग्रुप के द्वारा, ठीक है ना। एफर्ट्स जो किए जा रहे हैं वो चाह रहा है कि मुझे एक राष्ट्र चाहिए, ठीक है ना, एक राष्ट्र की मांग की जा सकती है और उसके द्वारा स्ट्रगल भी किए जा सकते हैं। इसी के साथ में ये दूसरी डेफिनेशन थी। लेकिन हम देखते हैं एक सर्कल भी हमने इसका बनाया है, एक जो छोटा सर्कल है वो दिखा रहा है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। और इसके साथ में हम देखें, फर्स्ट में हम देखें लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, कल्चर और आर्थिक और राजनीतिक विचारों की राजनीतिक एकता का विचार, इन सभी का एक कॉम्बिनेशन नेशनलिज्म को शो कर रहा है। लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की कि भारत का राष्ट्रवाद कैसा रहा है, भारत का राष्ट्रवाद हम देखते हैं ओनली फ्रीडम पर्पज वाला, आज़ादी के लिए ही
भारत का राष्ट्रवाद हम देखते हैं। और इसकी स्टार्टिंग हम देखते हैं 18th सेंचुरी में क्या राष्ट्रवाद काम कर रहा था। हम कह सकते हैं 18th सेंचुरी में भी राष्ट्रवाद एक स्लो मोशन में कह सकते हैं, या इसको चाइल्डहुड यानी कि बचपन की अवस्था में या धीरे धीरे काम करता है 18th सेंचुरी में। फिर उसके बाद 19th सेंचुरी में हम आते हैं। 19th सेंचुरी का मतलब क्या है, जैसे 1857 के बाद, हालांकि 1857 जो होता है वो किस वजह से होता है, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हम कह सकते हैं फ्रीडम पर्पज, या हम कह सकते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जो एक एफर्ट्स किया जाता है। हालांकि 1857 की क्रांति से पहले भी बहुत सारे एफर्ट्स हुए हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई इस तरह का एफर्ट्स नहीं हुआ है। लेकिन 1857 की जो रिबेलियन की हम बात करते हैं, या 1857 का विद्रोह, या 1857 की क्रांति, तो देखते हैं हम बहुत सारे ऐसे रीजन रहे, बहुत सारे कि हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाए जो एफर्ट्स हमने किया। लेकिन ऐसा नहीं कि 1857 की क्रांति के बाद हमने एफर्ट्स ही नहीं किया है। 1857 की क्रांति में जो एक नेशनलिज्म का जो सिनेरियो बनता है, और फिर धीरे धीरे 1857 से स्टार्ट होते होते बहुत सारे इस तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं। और फिर 1947 में आकर के हम जो फ्रीडम पर्पज वाला जो हम बता रहे हैं राष्ट्रवाद, ठीक है ना, वो हमें आज़ादी मिल जाती है। लेकिन 1857 के बाद INC को भी बना दिया जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्यों बनाया गया? INC को इसलिए बनाया गया ताकि जो इम्पेरियलिज्म का जो यहाँ पर कंसेप्ट काम कर रहा है अब, क्योंकि जैसे हमने बात की थी 1858 के बाद महारानी के द्वारा, यानी कि क्राउन, ब्रिटेन का जो क्राउन है यानी कि उसका शासन होगा, और उसके अकॉर्डिंग ही अब पूरे भारत को जो इम्पेरियलिज्म साम्राज्यवाद के ग्रुप में भारत है, तो उसको और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए INC को बनाया जाता है एलन ऑक्टोविन होम के द्वारा। और इसी के साथ में हम देखते हैं फिर बंगाल में जो काफ़ी एक यूनिटी बन रही थी, तो फिर क्या होता है, बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाता है 1905 में आकर के। और 1905 में आकर विभाजन तो होता ही है, विभाजन के साथ साथ में हम देखते हैं इसी बीच 1906 में मुस्लिम लीग भी बन जाती है। और इसी के साथ में हम देखते हैं फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार भी होना है, ठीक है ना। 1914 to 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखा जाए इसी बीच 1915 में गांधी की एंट्री होती है, ठीक है ना। अब गांधी की जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी हाई है, और सभी सपोर्ट करने वाले हैं गांधी जिस तरह से भी चाहेंगे। और तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लगता है कि काफ़ी पॉपुलर लीडर हैं, ठीक है ना, तो क्यों ना इनसे ही बात की जाए कि हमें सपोर्ट करें फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो गांधी एग्री हो जाते हैं, बहुत सारे कॉम्पैक्ट होते हैं, समझौते होते हैं। समझौते के साथ साथ में हम देखते हैं कि गांधी एग्री हो चुके हैं, और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, और इंडियंस को भी बोलते हैं कि आप सभी हर तरह से इनको सपोर्ट करो, ताकि हमारी जो डिमांड्स हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी फर्स्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट होने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन फिर हम देखते हैं फिर गांधी के मूवमेंट होते हैं। फर्स्ट वाला जो मूवमेंट है गांधी 1920 में स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से हम जानते हैं। और फिर यानी कि जो सपोर्ट के लिए जो गांधी ने तो सपोर्ट किया था, लेकिन इस तरह की सिचुएशन नहीं बनती है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वही है अपना उनकी एक नीति कि काम निकालो, और उसके बाद फिर अपने जो काम करने हैं वही करने हैं, ठीक है ना। कोई भी कॉम्पैक्ट तो ठीक है, एक नाम मात्र के लिए कॉम्पैक्ट हुए हैं। और इसके साथ में हम देखते हैं फिर फर्स्ट वाले मोमेंट के भी कुछ रिजल्ट्स निकल पाते हैं, लेकिन 1922 में आकर के इसको स्टॉप करना पड़ता है गांधी को, फिर क्योंकि वायलेंस हो जाता है फर्स्ट वाले मोमेंट में। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकंड वाला जो मोमेंट है, जिसको हम सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, डांडी मार्च के नाम से भी हम कानून, जो नमक कानून तोड़ा जाता है, तो उसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट होता है। फिर इसी बीच में हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका है। अब सेकेंड वर्ल्ड वार में अब फिर ब्रिटेन को आवश्यकता है कि हम सपोर्ट करें, लेकिन इस सिचुएशन में ज़बरदस्ती हमें फोर्सफुल्ली इन्वॉल्व किया जाता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं फिर गांधी 1942 में आकर
1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग करते हैं कि अब तो आर पार की लड़ाई होगी, अब या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगी भारत में या फिर हमें जो कुछ करना है हम करेंगे। लेकिन एक बात और बोली उन्होंने, डू एंड डाई का भी एक नारा दिया उन्होंने। आर पार की लड़ाई का मतलब है कि हमें अब तक जितने भी वीकनेस पॉइंट की हम बात करें या जो भी कमजोरियां रही हैं, अब हमें 100% देना ही देना है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से एग्जिट करना है। लेकिन इस तरह का क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए एफर्ट्स किए जा रहे थे, लेकिन अगले दिन 8 अगस्त की हम बात करें, 8 अगस्त में गांधी घोषणा करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन अगले ही दिन 9 अगस्त को ही अर्ली मॉर्निंग सभी जितने भी गांधी के फॉलोवर्स हैं या जितने भी गांधी के साथ में हैं सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर की हम कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में इस तरह का एक पॉलिटिकल प्रेशर भी बन जाता है और जापान की सेनाएं भारत तक पहुंचती है। और जो एक राष्ट्रवाद है वो तो काफ़ी पावरफुल स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। तो देखा जाए सभी अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ इसमें मॉडरेट वाले भी हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट वाले भी हैं, यानी कि कुछ उदारवादी है, कुछ उग्रवादी हम कह सकते हैं, कुछ लिबरल थिंकिंग वाले हैं और कुछ हिंसात्मक तरीके से भी काम को कर रहे हैं। तो अंत में हम देखते हैं, लास्टली हम बात करें फाइनली 1947 में आकर के हम आज़ादी को पा लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। स्टार्टिंग में हमने बात की राष्ट्रवाद को किस किस तरीके से हमने उसको डिफ़ाइन भी किया है और जनरली किस तरह से इसको हम एक कॉमन कंसेप्ट के रूप में भी हम इसको देखते हैं, और फिर भारत का राष्ट्रवाद पर भी हमने डिस्कस किया है। तो दोस्तों यदि इसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।